Hello everyone, class 10th. How are you? I hope you all will be fine, guys. So today we have going to discuss the chapter number 6, that is nothing but the life process. So which kinds of the things which are involves in this chapter or in this session. So without any wait, let's look. Okay, you can join. This is our YouTube official YouTube channel. Okay, and that is our website. Okay, let's look. लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6। बढ़िया, चलिए लाइफ प्रोसेस में अपन लोग किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे और किस तरीके से इसकी स्टडी करना है। देखिए, क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। हम वह कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ किस तरीके से उसमें जीवन है या उसमें जीवन नहीं है। दैट मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करने के लिए वह कौन सी चीज़ हैं जो हमें ये बताते हैं कि दैट इज़ अ लिविंग थिंग्स और दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज अ मोमेंट। ओके, तो यदि मोस्ट कॉमन चीज़ यदि देखें समझें तो एक बात हमारे सामने निखर के आती है, वह होता है मोमेंट। दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह मूव करते हैं। ओके, तो लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम मूवमेंट को बेस मान करके ही सारे जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब नहीं दे सकते। उसकी कुछ वजह है। इसकी वजह है जैसे कि आज देखो आपकी एरोप्लेन उड़ते हैं, हवाई जहाज़ बन के तैयार है और ना जाने कितने सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग है, फिर भी उनमें मूवमेंट पाया जाता है। ओके, तो मूवमेंट इज़ नॉट ओनली द थिंग्स दैट वी डिसाइड दैट इज़ अ लिविंग थिंग्स। ओके, तो मोमेंट केवल वही एकमात्र बेस नहीं है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो है लिविंग थिंग्स है। ओके, उसके बेसिस पर और कुछ चीज़ें उसके साथ में हो सकती है, जैसे मेटाबॉलिज्म, सेंस टू रिस्पॉन्स द चेंजेस विच आर अकरिंग ऑन द एनवायरमेंट। ओके, तो बहुत सारे चीज़ें हैं इसके लिए। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, किसी की मदद लिए बिना। ओके, तो लिविंग थिंग्स का हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ईजिली कहेंगे कि दैट इज़ अ लिविंग थिंग्स। और दूसरा ये है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, वह बिना किसी की हेल्प के, एक्सटर्नल हेल्प से वह मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम मूवमेंट आर द इजली विजुअल लाइक द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। कुछ मूवमेंट जो है हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स, जैसे मेरे हाथ का ऐसे खड़े करना, मेरे हाथ का माई हैंड डाउन होना। ओके, मेरा चलना, मेरा वॉकिंग स्टाइल, मतलब ज़्यादातर चीज़ें यदि ये मूव कर रही हैं तो इसको तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, सम मूवमेंट आर नॉट ईजली विजुअल। और कुछ मूवमेंटों को अपन लोग आसानी से नहीं देख पाते बच्चों, लाइक मॉस्कुलर मूवमेंट, सॉरी नॉट अ मॉस्कुलर, मॉलिकुलर मूवमेंट। मॉलिकुलर मूवमेंट को अपन लोग आसानी से नहीं देख सकते। ओके, द मॉलिकुलर मूवमेंट इज द इन सेल एंड टिश्यू इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। तो जो मॉलिकुलर मूवमेंट है सेल में और टिश्यू में, ये पूरे लाइफ प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ कुछ चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट है, जैसे कि बर्ड्स है, ये मूव करती हैं, ये भी बर्ड्स है, ये भी मूव करती हैं। ओके, फेस है, मूव करती हैं, ये मूव करते हैं। यहाँ मॉलिकुलर जो है मूव होते हैं बट नॉट अ लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये जरूरी नहीं है, इन द बेसिस ऑफ मोमेंट हम ये डिसाइड कभी नहीं करेंगे कि दैट इज़ अ लिविंग और दैट इज़ अ नॉन लिविंग। नेक्स्ट क्या है, लाइफ प्रोसेस में हम बहुत सारे हिस्सों को शामिल करते हैं जिसके थ्रू अपन लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि या दैट इज़ अ लिविंग थिंग्स, और ये सारा जो प्रोसेस है वह एक लिविंग थिंग्स के अंदर ही हो सकता है। देखिए, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग देयर लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस जो है एक बेसिक प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला। ओके, जो नेसेसरी है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और यह क्या करता है बच्चों, जैसे दैट इज़ द बेसिक लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको शामिल करना पड़ता है न्यूट्रिशन को। मतलब जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जीवन है वह न्यूट्रिशन, मतलब उनको खाने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ेंगे, रिस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो ऑक्सीजन को सब जो कमी हो रही है, डिमांड हो रही है, उसको फुलफिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, मतलब जैसे ही आपके कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम अपने इसमें देख लें तो ट्रांसपोर्ट करना मतलब क्या, जो हमारा डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विली लाइक स्ट्रक्चर रहता है वह एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर वह हमारे बॉडी के दूसरे सेलों तक कैसे पहुंच पाते हैं,
ओनली द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन की। तो एक्चुअली ये सारा प्रोसेस यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होते हैं तब हम उसको कहेंगे कि वो लाइफ प्रोसेस के हिस्से हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम खाना लेते हैं। दैट मीन्स टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर अ लाइफ प्रोसेस। दैट मीन्स न्यूट्रिशन वह चीज़ है जिससे खाना को, फूड को टेक किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसको यूटिलाइज करके मतलब उसको कंजप्शन करके, यूटिलाइज करके उसको बॉडी यूटिलाइज करके बाय द बॉडी फॉर द लाइफ प्रोसेस, अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए उसको यूटिलाइज कर देता है, उसको बदल देता है एनर्जी में। जैसे हमने खाना खाया, हम खाना खा लेंगे तब हमें तंदुरुस्ती रहेगी और हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अच्छे से दौड़ पाएंगे। लेकिन विदाउट फूड we cannot doing this. Okay, that's why the nutrition is necessary. But now the second one, that is the respiration. So respiration is nothing but is the process by which food is burned in the cell of the body with the help of the oxygen to release the energy. That means जो आपके फूड मटेरियल हैं वह उससे एनर्जी हमें तब मिलती है जब वो फूड मटेरियल ऑक्सीजन के मतलब एक मिनट, फूड जो है बर्न हो इन द सेल के अंदर बर्न हो। ओके, और विद द सेल के अंदर बर्न हो और बॉडी में विद द हेल्प, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न हो। या ऑक्सीजन जो है उन लार्ज सब्सटेंसेस को स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ता है और क्या रिलीज करता है बच्चों? एनर्जी रिलीज करता है। ओके, तो एक दूसरे लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो, the respiration is a process where complex particles or complex food particles which are burned or converted into the smaller one with the help of the oxygen molecules, or this process is known as the respiration. Now the next, that is the transportation. Transportation में क्या है? In the process by which food, oxygen, water and waste product are the carried from one part of the body to the other. That means आपकी बॉडी में फूड का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, वाटर का एक जगह से दूसरे तक जाना, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिन हो गया, पेशाब, उसका एक जगह से दूसरे जगह तक जाना और बॉडी से बाहर भी जाना। तो ये सारे प्रोसेस जो है किसके अंदर आते हैं? आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक्सक्रीशन में क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो ऐसे वेस्ट हैं हमारे बॉडी में जिसको शरीर से बाहर करना। ओके, तो एक्सक्रीशन पे अपन लोग दे देते हैं, तो किडनी सिस्टम को देखते हैं और पसीने की ग्रंथि जो आपके स्वीट ग्लैंड रहते हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है? एक तरीके क्या है बच्चों? एक्सक्रीशन है। लेकिन एक्सक्रीशन प्रोसेस आपके प्लांट को में भी देखने को मिलते हैं। किस तरीके से प्लांट में देखने को मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द गम, इन द फॉर्म ऑफ द रेजिन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट लिक्विड के तौर पर भी एक्सक्रीशन आपको प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ देख सकते हो, दैट इज आवर डाइजेशन सिस्टम जिसके थ्रू अपन लोग न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। दैट इज आवर रेस्पिरेशन सिस्टम जिसमें हम बाहर के ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं लंग्स में और लंग्स के बाद जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड की वजह से फैला देते हैं उसको। दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जहां एक हिस्से के बॉडी से दूसरे हिस्से तक चीज़ों को पहुंचाया जाता है। दैट इज द एक्सक्रीशन सिस्टम जिसमें आपकी किडनी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है यूरिन फॉर्मेशन पे या एक्सक्रीशन प्रोसेस में। आगे बढ़ेंगे। ओके, बात करते हैं वन बाई वन उन 4-5 मेथड की। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से भी समझा कि न्यूट्रिशन क्या है? फूड लेने की एक प्रोसेस है, फूड को टेकिंग करने की एक प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म द्वारा, जिससे उसको यूटिलाइज करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराया जा सके और उस एनर्जी का यूज जो है अपन लोग ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेल रिपेयर के तौर पर कर सकें। ओके, तो यही बात लिखी गई है। द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड लेने की जो प्रोसेस है, ओके, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका यूटिलाइज करके बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, और साथ में हमारी जो बॉडी है अपने आप को मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम खाना खाएं, सेल के रिपेयर के लिए जरूरी है कि हम जो है हमें अच्छे तरीके के फूड मटेरियल मिले। डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, ताकि वो दोबारा सेल को रिपेयर कर सकें। तो इस वजह से भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है? लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड द मोस्ट ऑफ द फूड आर द आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स यदि जीवन की संभावनाएं बनानी हो अर्थ में, तो इस सबसे पहले हमें ज़रूरत ये समझना पड़ेगा कि जीवन की संभावनाएं कार्बन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही हो सकते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही जीवन की संभावनाएं बनाई जा सकती हैं, और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही शामिल रहते हैं। अब आप बोलोगे कि कार्बन कैसे सर? तो कार्बन इस फॉर्म पर रहता है, ग्लूकोज के फॉर्म पर, स्टार्च के फॉर्म पर, फ्रैक्टोज
लैक्टोज के फॉर्म पर, और फ्रैक्टोज हो गया माल्टोज के फॉर्म पर, सेलुलोज के फॉर्म पर। इसी तौर पर तो हम आपको सभी को कार्बोहाइड्रेट मिल पाता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट के तौर पर थोड़ी ना मिलते हैं, वो हमें ग्लूकोज के तौर पर मिलेंगे, फ्रैक्टोज के तौर पर मिलेंगे, माल्टोज के तौर पर मिलेंगे, या फिर सेलुलोज के तौर पर मिलेंगे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कितना हायर इंपॉर्टेंस प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में। ओके, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की बात करते हैं। चलो, हमने बात समझ में आ गई कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना लेना, उसको यूटिलाइज करना और बॉडी के जो डिमांड है एनर्जी के उसको पूरा करना। लेकिन न्यूट्रिशन के मोड भी हैं, किस तरीके से, कितने अलग अलग तरीके के मोड होते हैं। तो देखिए, देयर आर 2 मेन मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, दैट मीन्स न्यूट्रिशन के 2 मोड बताए गए हैं बच्चों। दे आर द ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या मतलब है इसका? तो ऑटोट्रॉपिक के न्यूट्रिशन पे अपन लोग शामिल करते हैं ग्रीन प्लांट को और ग्रीन बैक्टीरिया को। ये प्रोड्यूसर होते हैं बच्चों, इसलिए क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर मॉलिक्यूल्स के हेल्प से और सनलाइट की मदद से ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और उसको अपन लोग ऑटो न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो और जो हेटेरो न्यूट्रिशन है जस्ट ऑटो न्यूट्रिशन का उल्टा या अपोजिट हो जाता है। देखिए, ऑटो न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। दैट मीन्स ऐसे न्यूट्रिशन पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है अपना खाना स्वयं ही बनाता है फ्रॉम द सिंपल एनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल एनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कौन से सिंपल एनऑर्गेनिक सब्सटेंस है? दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से और प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट की वजह से और क्लोरोफिल की वजह से अपना खाना स्वयं बना पाते हैं। और इसमें आपके ग्रीन प्लांट आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। कुछ बैक्टीरिया में आपका नाम आता है बच्चों साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया का नाम आता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये अपना खाना स्वयं बनाती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात करें तो क्या है ये? COO, that means carbon dioxide react with the 6 H2O molecules in the presence of sunlight in chlorophyll. Okay, it form the C6H12O6 along with the 6O2. That's why that is a फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो कि हमें ऑटो न्यूट्रिशन पे देखने को मिलता है। बात करते हैं हेटेरो न्यूट्रिशन की। हेटेरो न्यूट्रिशन पे क्या है? इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। दैट मीन्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर प्लांट पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, तो उसको अपन लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप हो सकते हैं? तो आंसर होगा यस, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, तो देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके 3 टाइप बताए गए हैं बच्चों। दे आर द सैप्रोफाइट, ये होते हैं आपके सैप्रोफाइट होते हैं हेटेरो टाइप के टाइप, पैरासाइट होंगे और दूसरा होंगे हेलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या मतलब है इनका? तीनों का समझिए पहले। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है, दूसरा पैरासाइट का मतलब क्या है और तीसरा हेलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं किसकी बच्चों? सैप्रोट्रॉप्स की। तो सैप्रोट्रॉप्स इज नथिंग बट द सच अ न्यूट्रिशन इन विच द ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड टू द डेथ, डिके और डेथ बॉडी, ओके, विच आर नोन एज द सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स ऐसी न्यूट्रिशन का वह टाइप जिसमें जो जीव हैं सैप्रोट्रॉप्स के अंदर आने वाले, ये पूरी तरीके से पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेथ बॉडी या डिके पर डिपेंड रहते हैं। दैट मीन्स डिकम्पोजर्स कह सकते हो कि एक बार प्लांट जमीन पे गिरा, धीरे धीरे सड़ने लगा और उसके बाद उसको छोटे ऑर्गेनिज्म उसको बारीक कणों में तोड़ दिए, तो ये कह सकते हैं सैप्रोट्रॉप। दूसरा कह सकते हैं कि एनिमल, कोई एनिमल है वो मरने के बाद सड़ने लगता है, तो उसको सड़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? स्मॉल इंसेक्ट, जिसको आप डिकम्पोजर्स बोलते हो। तो डिकम्पोजर्स का यदि न्यूट्रिशन पूछा जाए तो वो कहलाएगा आपका सैप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट का मतलब होता है जो पूरी तरीके से टोटली दूसरे पर डिपेंड रहे और दूसरे के ऊपर जाकर चिपक जाए, होस्ट की तरह काम करने लगे। तो पैरासाइट में बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है लाइकेन का बच्चों, अमरबेल। अमरबेल नाम सुना होगा आप लोगों ने। कुछ प्लांटों के साथ में आ जाते हैं, जैसे कि नीम के प्लांट के साथ आ जाते हैं, और जो नीम के प्लांट को होस्ट बना लेता है अमरबेल, और जो भी न्यूट्रिशन नीम का प्लांट बनाता है उसको खुद अपने सोख लेता है, सक कर लेता है और खुद की बॉडी डेवलपमेंट करता है और ग्रोथ करता रहता है, तो उसको हम पैरासाइट में शामिल करते हैं। हेलोजोइक न्यूट्रिशन के कहते इनके बारे में अलग से अच्छे से दिए गए होंगे। देखिए,
सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। मैंने वही बात बोली कि डेथ और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना लेते हैं। ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। तो और साथ में ये जो ऑर्गेनिज्म है सेप्रोट्राइप्स के, सेप्रोट्राइप में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये न्यूट्रिशन को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद उसको बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मशरूम, एग्जाम्पल में सेप्रोट्राइप्स में आपके एग्जाम्पल आते हैं मशरूम का, ब्रेड मड का, ईस्ट का और कुछ बैक्टीरिया भी सेप्रोट्राइप न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पे मैंने भी अभी बात की कि इस तरीके के न्यूट्रिशन पे जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है विदाउट किलिंग देम, उसको बिना किसी नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ खाना लेता है। दैट मीन्स हमने अभी आपसे बोला अमरबेल और नीम के कुछ एग्जाम्पल दिया, तो जो अमरबेल है वह नीम के ऊपर डिपेंड तो रहता है लेकिन नीम को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ उसका खाना लेता है और इस तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव करता है बच्चों। ओके, तो पैरासाइट में विदाउट किलिंग देम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो कॉस्क्यूटा। ओके, कॉस्क्यूटा होता है, आर्चिड्स होता है, टिक्स होते हैं, लाइस होंगे, लीच होंगे, राउंड वॉर्म होंगे। राउंड वॉर्म एक तरीके का ऐसा राउंड वॉर्म एक कीड़ा है एक तरीके का। टैब वॉर्म होता है, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम भी एक तरीके का ये क्या है पैरासाइट है। ओके, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को अपन लोग पैरासाइट के अंदर रखते हैं। बात करते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो ऐसे न्यूट्रिशन पे ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड डायरेक्टली किससे एंड देयर डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व इट। ओके, क्या है in nutrition is nutrition in which organism take food directly and then digest and observe it. That means as a holozoic टाइप के न्यूट्रिशन पे जो फूड है ऑर्गेनिज्म है वह अपना खाना डायरेक्टली लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है और उसके बाद ऑब्जर्व कर लेता है। और इस तरीके के आपके हेलोजोइक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं बच्चों अमीबा में, पैरामीशियम में, बर्ड में, फिश में और ह्यूमन में। तो एक्चुअली हेटेरोट्राइपिक का न्यूट्रिशन है, बात हमें भी समझ में आती है, लेकिन हेटेरोट्राइपिक न्यूट्रिशन पर डायरेक्टली हम नहीं कहेंगे कि दैट इज अ ह्यूमन बीइंग उसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कई हिस्से आपके बुक में बताए गए हैं जो कि आपका सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है और होलोजोइक है। तो ये देख सकते हो, दैट इज अ मशरूम जो कि सेप्रोटाइप का बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज द अमरबेल जो कि पैरासाइट का बेस्ट एग्जांपल है, और दैट इज द अमीबा जो कि हेलोजोइक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ेंगे, प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन के बारे में मैंने अभी थोड़ा आपसे जिक्र किया। ओके, तो ये होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, न्यूट्रिशन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, और वही बात मैंने आपको बता दी। जो प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेता है और रूट के थ्रू जो है वाटर ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, तो ये क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, दैट इज फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म करते हैं जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, साथ में 6O2 भी रिलीज करते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और इस ऑक्सीजन जो है यह ऑक्सीजन जाकर के एटमॉस्फेयर पे मिल जाती है, और एटमॉस्फेयर पे मिलने की वजह से हम जो है इसको इनटेक कर पाते हैं, हम इसको ले पाते हैं, और हमारी लाइफ भी इसकी वजह से ही चल पाती है। यहाँ इसको हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जिक्र और करना चाहूँगा। ज़्यादातर प्लांट जो है दिन के टाइम पर भी, दिन के टाइम में ही इस तरीके के प्रोसेस को अंजाम देते हैं, जबकि रात के टाइम पे भी वो अपोजिट रिएक्शन करने लगते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं वो लोग भी। लेकिन दो पेड़ों की बात करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो हो गया तुलसी और दूसरा होता है पीपल। इनको हमेशा सजेशन दिया जाता है बच्चों कि आप अपने घर पे लगाइए, इसलिए क्योंकि 24/7 ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और आपके आसपास के जो वातावरण है वह शुद्धता से भरी रहती है। ओके, बात करेंगे प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस की। तो मैंने तो प्रोसेस आपको बता दी कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, इट फॉर्म द ग्लूकोज अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर भी आप देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप, 3 मेन स्टेप में कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस। एक तो होगा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, जो ग्रीननेस है प्लांट के लीफ में जो ग्रीन कलर रहती है तो वह लाइट को ऑब्जर्व करती हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करती है, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, और साथ में दूसरा प्रोसेस यह होता है कि जो लाइट एनर्जी प्लांट को मिला, लीफ को मिला, वह उसको केमिकल एनर्जी में बदल दे। तीसरा प्रोसेस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल से प्लांट को हाइड्रोजन मिल पाता है और ऑक्सीजन मिल पाता है।
नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और वह क्या फॉर्म कर लेती है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लेती है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट को मिल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज कर देगा और साथ में जमीन से के थ्रू उसको वाटर मिल जाएगी और इसको किस में बदल देगा, वो ग्लूकोज में बदल देगा और इसको अपन लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। आगे देखिए, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोफिल का किस तरीके से रोल है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देख सकते हो। प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं अपने आप को, इस तरीके से कुछ बंडल बना करके रहते हैं। ओके, देखिए क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल जो होता है वह ग्रीन पिगमेंट होता है बच्चों, और जो लीफ में प्रेजेंट रहता है। यदि ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, यदि अपन लोग क्रॉस सेक्शन काटें, ट्रांसवर्व सेक्शन काटें लीफ का और उसको ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप पे, तो अपन लोगों को सेल जो है ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसको आप लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ये है क्लोरोप्लास्ट, और इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। जब इसको आप जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको बंडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ओके, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा से समझ में आना चाहिए कि आपके लीफ के अंदर भी एयर स्पेस रहता है, मतलब हवा भरी रहती है। स्टोमेटा रहता है, जो स्टोमेटा का मतलब होता है ऐसे पोर जो कि लीफ के सरफेस में प्रेजेंट रहे। मेसोफिल वाला हिस्सा लोअर एपिडर्मिस, ओके, वॉक्स क्यूटिकल वाला हिस्सा, तो ये है सब लीफ के अंदर के हिस्से हैं। आगे देखिए, ये भी आपका लीफ के अंदर का हिस्सा है। ओके, यहाँ से देख लीजिए, दैट इज ये लीफ का हिस्सा है पूरा। इसमें से कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको आप लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। और ये न्यूक्लियस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, किसका, ये सेल यानी प्लांट सेल का। ओके, आगे देखिए, ये है आपका स्ट्रक्चर किसका बच्चों, क्लोरोफिल का, जिसमें ये बंडल के तौर पर एडजस्ट रहते हैं। देखिए ऐसे बंडल के तौर पर एडजस्ट रहते हैं, जिसको क्या आप ग्रेन्यूल स्टॉक द थायराइड साइट्स भी बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये भी पिक्चर अपने लोग समझ लिया है। ओके, बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा इज नथिंग बट द स्मॉल पोर विच आर प्रेजेंट सरफेस ऑफ द लीफ, और विच द स्टोमेटा फंक्शन इज दैट इज अ important role play in the gases exchange through the environment from the body of the plant to the environment. That means जब कभी भी प्लांट को ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है तब ये गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं, और जब ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो प्लांट है, ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, तो तब भी इस स्टोमेटा को खुलना पड़ता है। दैट मीन्स ये लीफ है, लीफ के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, जिसको आप लोग स्टोमेटा कहते हो। स्टोमेटा के बीच वाला हिस्सा स्टोमा कहलाता है, उसके बाहर वाले हिस्से पर गार्ड सेल लगे रहते हैं, ये है गार्ड सेल लगे रहते हैं बच्चों। ओके, तो ये जब गैस रिलीज़ करना हो तो ये खुल जाते हैं, और गैस को रिलीज़ नहीं करना हो तो बंद हो जाते हैं, जिसको अपन लोग ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, यही चीज़ लिखी गई है यहाँ भी, और साथ में देखिए फिर भी देख लेते हैं। टिनी पोर होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं लीफ सरफेस पर, और जो गैसों को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। स्टोमा पेयर ऑफ गार्ड सेल, जो स्टोमा रहता है वह पेयर ऑफ गार्ड सेल से ढके रहते हैं, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर। और गार्ड सेल जो है कंट्रोल करता है किसको, ओपनिंग और क्लोजिंग को, किसको, स्टोमेटा के पोर को। व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल, जब कभी भी वाटर जो है गार्ड सेल के अंदर एंटर करते हैं, इट्स स्वॉलन अप, और वो फूल जाते हैं, एंड पोर ओपन, एंड व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, और जब गार्ड सेल जो है वाटर को लॉस करता है तो वह श्रिंकिंग हो जाते हैं, और जो आपका पोर है स्टोमेटा पोर है वह बंद हो जाता है। तो ये ओपन स्टोमेटा कहलाएगा और ये क्लोज स्टोमेटा कहलाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हो लीफ का स्ट्रक्चर है, ये है अच्छे से, इसमें आपको दिखाई देगा क्या, स्टोमा किसको बोलते हैं, स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एपिडर्मल सेल क्या है, सारी चीज। चलिए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस की तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, आगे बढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस ये भी है। न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये अच्छा टॉपिक आ गया कि जो न्यूट्रिशन है अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है। सबसे पहली बात तो ये अभी हमने पढ़ा, हेलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन को अंजाम देता है अमीबा। दूसरी बात, अमीबा का शेप जो है इरेगुलर होता है बच्चों, उसको करेक्ट शेप कभी भी नहीं होता। जब उसको खाना होता है, जब उसको फूड को कैप्चर करना होता है तो वह सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, और फूड को कैप्चर करने के बाद उसको ऑब्जर्व कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे,
ये नॉर्मल देख सकते हो, ये एक फूड पार्टिकल है, अमीबा है, ये अमीबा का एक सेफ है जिसके बीच में न्यूक्लियस है बच्चों। इस अमीबा को ये फूड पार्टिकल दिखाई दिया, तो फूड पार्टिकल दिखाई दिए तो अपने सामने वाले इस आर्म्स को आगे बढ़ाएगा, और देखो इस तरीके से आगे बढ़ा लिया, और इसको अपन लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के थ्रू जो है इसको एक टाइम के बाद जो है इस फूड पार्टिकल को अंदर कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद फूड पार्टिकल अंदर चला गया और अंदर चला गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गई। डाइजेशन स्टार्ट हो गई और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है वो सीडोपोडिया का फिर से फॉर्मेशन होता है और वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर। दैट मीन्स इस तरीके से फूड टेकिंग प्रोसेस किस में चलती है बच्चों? अमीबा में, फूड टेकिंग प्रोसेस। तो ओके, तो आपसे यदि पूछा जाता है तब भी आप आसानी से ऐसा बना सकते हो। तो चाहे आप इसको बनाइए तब भी नंबर आपको मिलने हैं, चाहे आप इसको बनाइए तब भी आपको उसी तरीके के नंबर मिलने हैं। तो क्या लिखा है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर। दैट मीन्स पानी में रहने वाला एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है कौन? अमीबा। ओके, इट टेक अ फूड बाय द फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको जब खाना होता है तभी एक तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, जिसको आप लोग सीडोपोडिया बोलते हो, मैंने अभी बताया था। एंड फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स, और क्या करता है? फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स द फूड इज डाइजेस्ट। जैसे ही फूड वैक्यूल्स है अंदर आता है बॉडी के अंदर, उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट होता है, उसको फिर से शरीर से बाहर सेंड कर दी जाती है, सरफेस ऑफ द सेल से बाहर। इस तरीके से जो अमीबा है वह अपना फूड टेकिंग प्रोसेस को अंजाम देता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा इस तरीके से अंजाम होती है। आगे बढ़ेंगे। ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आपके हिस्से लेते हैं इसमें, इसको देखेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में पढ़ने से पहले बच्चों हमें इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। माउथ से लेकर के एनस तक का जितना भी हिस्सा है बिल्कुल खोखला है, कहीं भी ये ब्लड से रिलेशन पे नहीं आते। फर्स्ट बात तो ये। डाइजेशन को ह्यूमन में समझने के लिए हमें दो सिस्टम को समझना बेहद ज़रूरी है। एक सिस्टम होता है आपका आल्मेट्री कैनाल और दूसरा सिस्टम होता है ग्लांट सिस्टम। ग्लांट सिस्टम जिसमें जो कुछ ग्लांट हैं, ग्रंथियां हैं, वो पार्टिसिपेशन लेती हैं डाइजेशन पे, उसको अपन लोग ग्लांट सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन द डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन हो पाता है। डाइजेशन सिस्टम जो है इट कॉन्सिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यह आपके एलिमेंट्री कैनाल शामिल रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और दूसरा ग्लांट शामिल रहते हैं विच प्रोड्यूस एंजाइम। तो ग्लांट किसको प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, हार्ड फूड को स्मॉल रबर में, मतलब छोटे टुकड़ों में। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन सिस्टम आर द माउथ। अब हमारे जो मेन ऑर्गन है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में मदद करते हैं, दैट इज अ माउथ, एसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये होते हैं। और वो ग्लांट कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो सबसे पहला ग्लांट आता है आपका सलेवरी ग्लांट, दूसरा आएगा गैस्ट्रिक ग्लांट, तीसरा आएगा लीवर, चौथा आएगा पैंक्रियास और लास्ट में आएगा इंटेस्टाइनल ग्लांट। तो ये सब मिला करके पार्टिसिपेशन लेते हैं। देखिए यहाँ कोई फूड पार्टिकल है, ये हमारा माउथ है, ये क्या बना? माउथ है, माउथ के अंदर टंग है, टंग के अंदर टीथ हैं, ओके। और ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है क्या? सलेवरी ग्लांट। सलेवरी ग्लांट में आपको बच्चों करीब करीब 3 अलग अलग तरीके के ग्लांट, सलेवरी ग्लांट में 3 अलग अलग तरीके के जो एंजाइम हैं वह सिक्रेट होते हैं, जिसकी मदद से, जैसे कुछ एमाइलेज हो गया और 2 और हैं जिसका नाम थोड़ा सा हार्ड समझ में आ रहा है, फिर भी आप कोशिश करिए कि आपको मिल जाए, ओके। तो एमाइलेज एक नाम मैंने तो आपको बता दिया। तो कुछ 3 तरीके के एंजाइम यहाँ से रिलीज होते हैं। अब ये माउथ में इन एंजाइमों का काम क्या है? इन एंजाइमों का काम माउथ में यह है बच्चों कि जैसे हमने फूड वैक्यूल को बॉडी के अंदर लिया, तो फूड के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे वायरस हो सकते हैं। तो जो हमारा सलेवरी ग्लांट है वह स्लाइवा रिलीज करती है। स्लाइवा का मतलब होता है लार, ओके। वह रिलीज करती है और हमारे फूड के साथ में मिल जाती है, हमारे फूड पार्टिकल के साथ में वो मिलती हैं। मिलने के बाद जो फूड पार्टिकल में प्रेजेंस बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है।
ओके, तो आधे से ज़्यादा जो कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, वह आपके माउथ में ही मर जाते हैं। अब ये फूड पार्टिकल धीरे से होते हुए इस रास्ते नीचे की ओर आता है, तो बीच में आपको क्या मिलता है बच्चों, फेरनेक्स मिलता है। फेरनेक्स के बाद जो है ये एसोफेगस वाला हिस्सा है, दैट मीन्स यहाँ थायराइड ग्लैंड से लेकर के स्टोमच के बीच वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है, आपका एसोफेगस कहलाता है, एसोफेगस कहलाता है। तो एसोफेगस क्या है, एक तरीके की पाइप है जो कि यहाँ से लेकर के पेट के स्टोमच तक लंबा हुआ है, लगा हुआ है। जैसे स्टोमच में पहुंचा तो स्टोमच एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें खाना इकट्ठा होता है। ओके, अब आपको ध्यान रखना बात यहाँ ये है कि जहाँ खाना इकट्ठा होता है पेट में, जिसको आप लोग स्टोमच बोलते हो, यहाँ डाइजेशन कभी भी स्टार्ट नहीं होता। दैट मीन्स डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता, वह सिर्फ खाने को इकट्ठा करके रखता है। ये बात दिमाग में रहना नहीं चाहिए। इसके जस्ट नीचे होता है बच्चों पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक तरीके का ग्लैंड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक किसका सिक्रेशन करता है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। किसका, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ओके, यहाँ होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर किसको रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, जो खाना को पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गैस्ट्रिक जूस। ओके, और यहीं फिर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड द HCl एसिड। यहाँ भी रिलीज की जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड क्या करते हैं, यदि सपोज कुछ वायरस और बैक्टीरिया माउथ से बच गए और वह आपके पेट तक आ गए, तब यहाँ इस स्मॉल क्वांटिटी रिलीजन में किसका, HCl के, ये सारे बैक्टीरिया और वायरस यहाँ मर जाते हैं। ओके, जैसे ही फूड यहाँ से आगे बढ़ता है, अब यहाँ देखो मिक्सिंग होती है फूड का, लुगदी बनता है फूड का। ओके, जैसे ही ये नीचे आएगा, ये जुड़ा रहता है, ये वाला पाइप, दैट मीन्स स्टोमच का नीचे वाला हिस्सा जुड़ा रहता है। ओके, ये इसके भी दो हिस्से हैं स्टोमच के, सॉरी क्या कौन सा तो नाम है, फिर भी आगे देखते हैं। स्टोमच के दो हिस्से आप बाद में देख लेना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी रहती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से रहता है, और इसकी लंबाई करीब करीब बच्चों 6 से 7 मीटर लॉन्ग रहता है। कौन, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को यदि हम जूम करके देखें तो इसके पाइप के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, जिसको विली बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विली। और यही विली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के ऑब्जॉर्प्शन पे, प्रोटीन के ऑब्जॉर्प्शन पे, और फैट के ऑब्जॉर्प्शन पे। यही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब सारा चीज़ तो डाइजेस्ट हो गया। कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन प्रोटीन, तीसरा आपका लिपिड दैट मीन्स फैट, ये सब आपके डाइजेस्ट हो गए, और विटामिन डाइजेस्ट हो गए। ओके, अब हमारे पास क्या बचा फूड मटेरियल में, 3 चीज़ें और बची बच्चों, H2O दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स बचा है, और मिनरल्स बचा है। तो ये कहाँ जाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ तो समझ में आ जाएगी बात। स्मॉल इंटेस्टाइन का नीचे वाला हिस्सा ये लगा हुआ है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लास्ट वाला थोड़ा सा हिस्सा कुछ इस तरीके से बना रहता है, और इस हिस्से का हमारे बॉडी में कोई भी काम नहीं होता, जिसको आप लोग अपेंडिक्स भी बोलते हो। तो कभी कल क्या होते हैं, इस अपेंडिक्स में फूड पार्टिकल आकर के भर जाते हैं, खाना भर जाता है, और इस वजह से भी हमारा पेट जो है कई बार बहुत तेज़ी से दर्द करने लगता है। ओके, तो बहुत तेज़ी से दर्द करने लगता है। तो जब कभी भी ऑपरेशन होती है तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि ये वाला हिस्सा जो कि अपेंडिक्स है, इसको सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाए। ओके, तो जैसे ही फूड पार्टिकल लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें एंटर किया, तो इसमें 2 चीज़ों का डाइजेशन होता है। मैंने अभी बताया आपका, H2O मॉलिक्यूल्स और दूसरा मिनरल्स का। तो अब आपके पास जो फूड पार्टिकल्स बचे हुए हैं वो पूरी तरीके से वेस्ट है, और ये रेक्टम के, ये वाला हिस्सा रेक्टम कहलाता है, और रेक्टम के थ्रू जो है एनस से आकर के ये बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं बच्चों। ओके, तो बात मेरे ख्याल से आप लोगों को डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में समझ में आया होगा। अब देखिए सलेवरी ग्लैंड का किस तरीके से रोल है। 3 अलग अलग तरीके के एंजाइम को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस मर पाते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो है डाइजेस्टिव जूस की रिलीज करता है। लीवर, पैंक्रियास इंसुलिन का, और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो रहते हैं वह आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, इसकी वजह से भी कुछ काम हो पाता है, और इस तरीके से डाइजेशन जो है ह्यूमन बीइंग पे कंप्लीट होती है। तो इसको मिटा दो,
अब यहाँ देख सकते हो ये भी एक तरीके का है जिसमें ये एसोफेगस का हिस्सा यहाँ आकर के इस तरीके से, और ये 6 to 7 मीटर लॉन्ग, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम के थ्रू बस शरीर से बाहर। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो लेंथ होता है बच्चों, ये करीब 1 to 1.5 मीटर लॉन्ग रहता है, 1 से 1.5 मीटर के आसपास का लंबाई इसकी रहती है। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको डाइजेशन ह्यूमन बीइंग पे समझ में आए, और मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूँ इसको। ये बहुत अच्छे तरीके से 2 और अच्छे डायग्राम दिखाए गए हैं, तो इनको भी आप समझ लीजिए, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई। चलिए बात करते हैं अब, आधे से ज़्यादा तो डाइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी आप देखना चाहते तो देख लीजिए। माउथ, द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल, जो माउथ है उसमें जो फूड पार्टिकल हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद जो है टीथ द्वारा टूटते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि अच्छे से भोजन को चबाना चाहिए, और मिक्स हो जाते हैं हमारे सलाइवा के साथ में। सलाइवा मतलब होता है लार के साथ में। फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले सलाइवा जो है कंटेन करके रखता है बहुत सारे एंजाइम को, जिसमें आपके शामिल है सलेवरी एमाइलेज जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। देन द फूड पासेस थ्रू द एसोफेगस इनटू द स्टोमच, और उसके बाद जो आपका फूड पार्टिकल है वह पास हो जाता है एसोफेगस के थ्रू स्टोमच में। स्टोमच में क्या होता है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है वह गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करता है, और ये कंटेन करके रखता है एक तरीके के एंजाइम को जिसको आप लोग पेप्सिन बोलते हो। तो गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम कंटेन रखते हैं जिसको पेप्सिन बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और म्यूकस को। तो गैस्ट्रिक जूस 3 तरीके की चीज़ों को कंटेन करके रखता है, दैट इज़ अ पेप्सिन, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है म्यूकस। पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मीडियम एसिडिक और एंड हेल्प इन द एक्शन ऑफ द पेप्सिन, पेप्सिन के काम में मदद करता है और मीडियम एसिडिटी बना के रखता है। म्यूकस का काम होता है वॉल ऑफ द स्टोमच को रक्षा करना एसिड से कि उसको नुकसान ना हो। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ 3 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी बच्चों। देखिए, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है कहाँ, स्टोमच में, ये 3 अलग अलग तरीके के एंजाइम को रिलीज करता है, जिसमें आपके पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके, और म्यूकस है। तो पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है यह एसिडिक मीडियम बना के रखे ताकि बेसिक मीडियम भी ज़्यादा ना हो। और तीसरा होता है आपका म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमच के वॉल को, ओके, ताकि जब एक्शन हो किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हमारे स्टोमच के वाल को किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। ओके, तीनों का अलग अलग काम देखा। इसके बाद जो फूड पार्टिकल है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर दिए जाते हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा रहता है उसको अपन लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। ये क्या करके रखता है, द फूड इज मिक्सड विद वाइल फ्रॉम द लीवर, वाइल जूस रिलीज होती है लीवर से और ड्यूडेनम में यह फूड के साथ में मिक्स होता है। पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। जो बाइल जूस होता है वह ब्रेक डाउन करता है किसको बच्चों, फैट को स्मॉलर ग्लोबुलस में, फैट को किस में बदलता है, स्मॉलर ग्लोबुलस में। और जो पैंक्रियाज जूस होता है वह एंजाइम को कंटेन करके रखता है जिसको कि ट्राइप्सिन बोला जाता है और एंड लाइपेज। तो ट्राइप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को और लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट को। ओके, बहुत अच्छी बात है। अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ओके, तो फूड के साथ में बाइल जूस को अच्छे से मिक्स करता है, जो कि बाइल जूस किसके द्वारा रिलीज होती है, लीवर के द्वारा। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होती है। ओके, बाइल जो है, बाइल जूस क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, फैट को, फैट को ब्रेक डाउन करता है और उसको ग्लोबुलस में बदल देता है। ग्लोबुलस स्मॉल पार्टिकल होते हैं फैट के। ओके, और पैंक्रियाज जिसका जो है एंजाइम कंटेन करके रखता है जिसको आप लोग ट्राइप्सिन और लाइपेज बोलते हो बच्चों। तो ट्राइप्सिन और लाइपेज को कौन कंटेन करके रखता है, पैंक्रियाटिक जूस।
और तो जो ट्रेप्सिन है वह प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और लाइपेज है फैट को ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो ये प्रोसेस भी आपका ड्यूडेनम में कंप्लीट हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया कि एक तरीके के ग्लैंड है जिसके वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करते हैं इंजेस्टिनल जूस। ओके, ये इंटेस्टिनल जूस कौन रिलीज करता है? वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। और द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टिनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज। तो यही दैट मीन्स ये इंटेस्टिनल जूस जो है कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? ग्लूकोज को। फैट को बदलता है फैटी एसिड को में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को बदलता है अमीनो एसिड में। ओके, तो इनके छोटे टुकड़े होने के बाद जो है द वॉल ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर प्रेजेंट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन सरफेस दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विली। तो विली से भी ये भरे रहते हैं, जो ब्लड वेसल्स उसके साथ में जुड़े रहते हैं विली के साथ में, और इसकी मदद से एरिया ऑफ द सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जो जिससे ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो उसके एरिया को बढ़ाते हैं डाइजेशन फूड को। द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड, और जो डाइजेस्ट हो चुका होता है वह फूड उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है किसके द्वारा बच्चों? ब्लड के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है बॉडी के अलग अलग सेलों में। ओके, देन द अनडाइजेस्टेड फूड, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह पास हो जाता है थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन की ओर पास हो जाता है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन किस किस चीज़ों का ऑब्जर्प्शन करेगा और कैसे छोड़ेगा? तो वाटर इज ऑब्जर्व, वाटर और मिनरल्स को लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करता है और बाकी जो वेस्ट बचे रहते हैं उसको एनस को सौंप देता है, और एनस सबसे लास्ट हिस्सा होता है आपका एनिमेटरी कैनाल का। ओके, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताई गई, और जब कभी भी आपसे न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से आप बताओगे। ओके, चलिए ओके, रिस्पायरेशन सिस्टम की बात करते हैं। ये दूसरा टॉपिक है क्योंकि हमने पहले वाला को कवर कर लिया। ओके, रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या है? रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल। दैट मीन्स रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है फूड को बर्न किया जाता है सेल के अंदर और बॉडी के अंदर, और उसके हेल्प किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से, ताकि एनर्जी को रिलीज किया जा सके। और इट इज टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और यह सारा प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पे, जिसको आप लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हो। द एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जो एनर्जी रिलीज होती है रिस्पायरेशन के थ्रू, तो वह यूज होता है और क्या बनाने की कोशिश करता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करता है, जिसको एडेनिन ट्राइफॉस्फेट भी बोला जाता है। फ्रॉम द एडीपी, किससे? एडीपी मॉलिक्यूल से एटीपी फॉर्म बनते हैं। एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, और उसका ट्राइफॉस्फेट है, तो डाई से ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। ओके, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी react with the phosphate in the help of the energy from the respiration process. It's from the ATP, that is the adenine triphosphate. एनर्जी इज स्टोर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। जो एनर्जी है सेल के अंदर एटीपी के फॉर्म पर सेव रहता है बच्चों। व्हेन द सेल इज नीडेड एनर्जी, जब कभी भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, और प्रेजेंस ऑफ द वाटर, वाटर के प्रेजेंस में किस में ब्रेक डाउन हो जाता है और किस में बदल जाता है? सॉरी, हाँ, वाटर के प्रेजेंस में एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है और एडीपी में बदल जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट्स कन्वर्टेड इनटू द एडीपी और एनर्जी। ओके, बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। इसका मेरे ख्याल से 2 वीडियो आपके पास जाने चाहिए। चलिए, बाकी के हिस्से कहाँ से हैं जहाँ हमें छोड़ना है देखते हैं जरा। ओके, टाइप ऑफ द रिस्पायरेशन से बच्चों अपन लोग कल पढ़ेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से जितने भी चीज़ें आज हमने कवर किया वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टाइम होने वाला है, इसी वजह से आज छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो आप बने रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द इसके दूसरे पार्ट को लेकर के। तब तक खुश रहिए। थैंक यू सो मच वाइस।